हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पवई लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हसदेव फॉरेस्ट को लेकर के। तो हसदेव फॉरेस्ट को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसके नॉर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है हसदेव फॉरेस्ट। और हसदेव फॉरेस्ट वाले रीजन से हसदेव रिवर फ्लो करती है। हसदेव रिवर महानदी रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये जो हसदेव फॉरेस्ट है इनको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं हसदेव फॉरेस्ट को लेकर के। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वैसे डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में हम स्टार्टिंग में जो भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वैसे जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम जनवरी 2022 से अप्रैल मई 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी बेस्ड टर्म्स जो है वो न्यूज़ में रहेंगी, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्टली आपका एक सब्जेक्ट जो है मैपिंग जो है वो आपकी यहाँ पर हम कवर करवाएंगे। तो आपको जो भी 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं वो इन टॉपिक के ऊपर मोर फोकस्ड रहें और अपने रजिस्टर में इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप टाइम टू टाइम मेंशन करते रहें, ताकि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो प्रीलिम्स तक इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो हेड हैं उन्होंने पाकिस्तान की विजिट पर है वो, और उन्होंने जो पीओके वाला रीजन है वहां पर विजिट की और एलओसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए, जिसको लेकर के हमारी इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने कमेंट किया है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो हेड है उनको इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और किसी भी कंट्री के मतलब इंडिया का जो इंटरनल इशू है उनको हम बिल्कुल एंडोर नहीं करेंगे कि कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी प्रोसीजर अपने इस तरीके के कमेंट या इस तरीके के स्टेटमेंट दे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बात हुई है, उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है इसको 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसके 57 कंट्रीज हैं। 1972 में फर्स्ट इसका चार्टर डिसाइड किया गया। चार्टर मतलब इसके ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से मेन इसके पॉइंट्स हैं जिनके अंडर ये काम करने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मेंबर नहीं है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेद्दा में, सऊदी अरेबिया में। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है वो एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड की जो कलेक्टिव वॉइस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, और 1969 में मोरक्को जो है वहाँ पर राबात जो है वहाँ पर एक समिट हुई थी और उसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है इंडिया का जहाँ पर चाइना के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर होती है, वहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर हैं उनके बीच में क्लैश देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि चाइना जो है वो LAC के स्टेटस को अपने इंडिविजुअल लेवल पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा अदर एरिया में, वन यूनियन टेरिटरी लद्दाख रीजन, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ में?
चाइना का जो रीजन है उसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं और हर रीजन पर कोई ना कोई इशू बना हुआ है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है तो यहाँ पर मैकमोहन लाइन, जिसके ऊपर मैक्सिमम पार्ट के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है कि ये सारा का सारा मेरे अंडर आता है। यहाँ पर लद्दाख रीजन में अगर हम डिस्कस करें तो ये है अक्सई चीन वाला रीजन जिसके ऊपर भी चाइना क्लेम करता है और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है, जिसी की वजह से प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर बनी हुई है। 2020 में गालवान वैली में यहाँ पर इशू देखने को मिला और उसके बाद में रेगुलर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी काम हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पर क्लैश दिखाई देने लगा है। और ये है पीओके वाला रीजन जिसको लेकर के ओआईसी के हेड ने कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पर बिल्किस बानो पिटीशन, क्यों? क्योंकि जो ये क्राइम हुआ था इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अर्ली रिलीज कर दिया गया है रेमिशन पॉलिसी के अंडर। तो यहाँ पर इसको रिव्यू पिटीशन में डाला गया सुप्रीम कोर्ट में कि रिव्यू किया जाए जो भी रिलीज किया गया है उन लोगों को और उनकी जो भी उनका पनिशमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच को ये केस दिया गया तो उस बेंच में बेला एम त्रिवेदी शामिल। बेला एम त्रिवेदी जो हैं वो जज जिन्होंने गुजरात से अपने करियर का स्टार्टिंग किया और गुजरात में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो रही, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को इससे रेस्क्यू किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब जो हमारे सीजीआई है वो डिसीजन लेंगे कि अदर बेंच को इसको सौंपा जाए। बिल्किस बानो जो है इसमें डिमांड कर रही है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें वायलेट हुए हैं। साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पर डिमांड की है कि देखो जो भी यहाँ पर प्रोसीजर हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था, तो महाराष्ट्र की जो रेमिशन पॉलिसी है उसके अंडर यहाँ पर रिलीज किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर गुजरात की पॉलिसी को फॉलो किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे मतलब सीबीआई और महाराष्ट्र के जो क्राइम ब्रांच है, सीबीआई के स्पेशल जज है, उन्होंने अपोज किया था इस प्री मैच्योर रिलीज का, लेकिन गुजरात की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने इसको अलाउ किया और उसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने भी इसकी रिकमेंडेशन दे दी थी। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ राइट्स देखने को मिला है, तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये कोविड पेंडेमिक के बाद में डाटा है कि किस किस टाइप में मतलब वीजा टाइप जो है वो किस किस को लेकर के बना है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की संख्या फॉरेन अब्रोड कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो चेंज देखने को मिला है कि स्टूडेंट अब्रोड स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल को और इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो साइट्स एस्टेब्लिश हो रही हैं उसमें अगर हम डिस्कस करें रूरल और अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसके बेसिक पॉइंट आप देख लीजिए कि ईजिली जो है वो आपको एरिया मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको और भी जो भी आपको ऐसे लेबरर्स अगर हम चाहें तो कम वेजेस में लो वेजेस में आपको लेबरर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट है और अगर वहीं पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से ये रूरल मैन्युफैक्चरिंग में अपग्रेडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर यूएस और चाइना के जो रिलेशन है उनके बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। तो देखो कुछ टाइम पहले यूएस के जो मिनिस्टर है उनकी विजिट देखने को मिली नैन्सी पेलोसी की ताइवान वाले रीजन में, जिसकी वजह से चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी डिफेंडिंग पॉलिसी के ऊपर फोकस किया और ताइवान के आसपास वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो भी अपनी एक्सरसाइज है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर कंडक्ट करवाई। ओके, लेकिन अभी जो G20 की G20 की बाली में समिट हुई वहाँ पर यूएस और चाइना दोनों ने ही अपने बायलैटरल रिलेशन को लेकर के डिस्कशन किया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो दोनों कंट्रीज़ अगर अपने बायलैटरल रिलेशन को मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे जो अदर इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है।
क्योंकि ताइवान को लेकर के जब विजिट देखने को मिली तो जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको लेकर के भी, चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको लेकर के भी यूएसए ने काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो किया था, और जो भी अदर इश्यूज हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिले थे। तो इसके बेसिस पर ये लग रहा था कि चाइना और यूएस जो है इनमें क्लैश देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने मीडिएशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए दोबारा से अपने जो भी रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया के सपोर्ट में है चाइना, तो यहाँ पर अगर चाइना के साथ में रिलेशन बेहतरीन होते हैं तो रशिया और यूक्रेन वॉर जो है उसका भी कोई डिसीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो अभी इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज में जो इशू हुआ उसको लेकर के पार्लियामेंट का अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर अप्रोड देखने को मिला है। यहाँ पर देखो डिसेबिलिटी सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि जो भी डिसेबिलिटी सेंटर्स को सेटअप करने की बात है उसके लिए कैजुअल अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, और जगह जगह मतलब सेंटर्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी 2019 में जब बाइफर्केशन हुआ तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि 6 शेड्यूल में जो भी स्टेट इंक्लूड होते हैं वहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसको बनाया जाता है, और ये ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर को लेकर के अपने लेवल पर लॉ फ्रेम कर सकती है। तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर ये डिमांड की जा रही है। आप ये बताओगे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर इसको इंक्लूड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ट्राइबल पॉपुलेशन की कितना अपग्रेडेशन है, कितना वहाँ पर डेवलपमेंट है, इसके बेसिस पर भी ये डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने कुछ डाटा रखे हैं कि लास्ट 3 इयर्स में अगर हम डिस्कस करें तो FCRA लाइसेंस जो है वो 1811 NGO के कैंसिल हुए हैं। ओके, और ये FCRA 1976 में ये एक्ट लाया गया था, और इस एक्ट के बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया कि जो भी NGO हैं या फिर जो भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फॉरेन कंट्रीज से मनी मिलता है, फंड मिलता है, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर एक तरीके से रेगुलेट किया जाए। नहीं तो जो अदर NGO हैं या फिर जिन ऑब्जेक्टिव के लिए मनी आ रहा है अगर उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ये मेन इशू था कि उस मनी का यूज जो है वो हमारे इंटरनल जो सेफ्टी है उसको हार्म पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ओके, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर ये दिया गया है, और टाइम टू टाइम FCRA एक्ट जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है, और उसी स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पर ये जो इशू हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब FCRA एक्ट जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। देखो इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में फॉरेन कंट्रीज में भी अगर हम बात करें तो बायलैटरल रिलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, जैसे कि यूएई के साथ में हमने हमारे बायलैटरल रिलेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिस्कशन किया, साथ ही साथ में इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ में भी इस पॉइंट के लेकर के फोकस कर रहा है, ताकि बायलैटरल रिलेशन जब बेहतरीन होगी तभी इंडिया का जो एक परफॉर्मेंस है या इंडिया की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सोलर सिस्टम को लेकर के यहाँ पर कुछ डाटा रखे हैं हमारे मिनिस्टर ने, और मिनिस्टर ने ये बताया है कि जितना हमने सैंक्शन किया, मतलब जितना हमने टारगेट रखा था कि इतनी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उनको हम एस्टेब्लिश करेंगे, उसमें से कुछ जो है वो स्लोनेस देखने को मिल रही है। देखो इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के 2022 तक टारगेट लिए थे कि 175 मेगावाट 175,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को हम एस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिसमें से 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी वो हमें सोलर प्रोजेक्ट से मिलेगी। और अक्टूबर 2022 के अगर हम डाटा देखें तो 61,000 मेगावाट सोलर पावर ही इंस्टॉल हो पाई है।
अब ये स्लोनेस क्यों देखने को मिली है, तो यहाँ पर कुछ रीजन भी रखे हैं कि लैंड अक्वायर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें भी स्लोनेस देखने को मिली है। तो एनवायरमेंटल इशू की अगर हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसकी संख्या राजस्थान में सिर्फ 150 से 200 के बीच में बची है, तो उनको संख्या को बचाने के लिए, उनके नंबर्स को सेव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जो भी हमारी लाइन है एनर्जी की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, उन सभी को हम अंडरग्राउंड करें, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब उड़ान भरते हैं तो इनमें ट्रैप हो जाते हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ होती है। तो अंडरग्राउंड लाइन एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसकी वजह से अदर इशू जो हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके, और कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश करने में टाइम भी लगता है। इसी की वजह से जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन किए थे उनमें से 1/4 जो है, टोटल सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में से 1/4 जो है उन्होंने ही टेकन ऑफ किया है, एस्टेब्लिश वो हो पाए हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि देखो, कोलकाता जो सिटी है वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये ट्रैम जो हैं वो अभी तक चलते हैं, और इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रैम जो हैं वो क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी को लेकर के हमारी यंगर पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन के इशू जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 150 ईयर्स ऑफ कोलकाताज आइकोनिक ट्रैम टू बी सेलिब्रेटेड, तो इसको सेलिब्रेट किया गया है ट्रैम यात्रा एक ट्रैवलिंग कार्निवल के रूप में, कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन कंट्री पर, और यहाँ पर फॉरेन पेज पर सॉरी, और यहाँ पर हमारे इंडिया के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार जो है वो इंडिया के नेवी चीफ, वो श्रीलंका की विजिट पर गए हैं। दोनों कंट्री जो हैं वो अपने नेवी रिलेशन को बेहतरीन करेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पर युआन वांग 5 जो है, जो दोबारा से इंडियन ओशन में री एंटर कर रही है, जिसको पहले जब हम्बनटोटा पोर्ट पर ही आई थी तो तब भी इंडिया ने इसको लेकर के अपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रखे थे कि इससे इंडिया के जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है उससे इफेक्ट होगा। अब दोबारा से रिस्क की री एंट्री देखने को मिल रही है, तो इसी के बेसिस पर श्रीलंका के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को भी लगाने के लिए जो है वो इंडिया ने यहाँ पर विजिट की होगी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।